इस वीडियो में हम फॉरेक्स रिजर्व के बेसिक्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है फॉरेक्स रिजर्व, इसका घटना और बढ़ना क्या इम्पैक्ट करता है, स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है, प्लस इसके घटने बढ़ने का रीजंस क्या क्या होता है, एंड क्यों ये दुनिया में एक बहुत बड़ा इशू बन के आता है, प्लस ये होना क्यों जरूरी है, क्योंकि हर कंट्री की एक करेंसी होती है, तो ये होना जरूरी क्यों है। तो इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है। देखिए, क्या होता है कि एज ए कंट्री, कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हर चीज में नहीं है। कुछ ना कुछ चीज आपको बाहर से खरीदना पड़ता है। जैसे अगर इंडिया की हम बात करेंगे, तो इंडिया में अगर आप ये फोन अभी मोबाइल पे देख रहे हो, तो मोबाइल के 80% कंपोनेंट्स बाहर से इंपोर्ट किए हुए हैं। अगर आप ये लैपटॉप पे देख रहे हो, तो 99% चांसेस है कि आपका लैपटॉप का सारा कंपोनेंट बाहर बना होगा, असेंबल हो सकता है इंडिया में हो। ठीक है। तो ये जो हम कंपोनेंट बाहर से खरीदते हैं, ये जब हम खरीद रहे हैं तो इसके लिए हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। इसको हमें पे करने पड़ते हैं फॉरेन करेंसी में। अब आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व करेंसी जो है वो है यूएस डॉलर्स। यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी क्यों बना? देखिए, हुआ क्या था कि सऊदी में ऑयल डिस्कवर हुआ 1930s में। फिर 1945-46 के आसपास यूएस गवर्नमेंट एंड सऊदी ने एक डील किया कि आपको ऑयल मिल गया है, ठीक है, आप ये ऑयल का दुनिया में जिसके संग भी ट्रांजेक्शन करो, आप करो यूएस डॉलर में। तो उन्होंने एग्री कर लिया कि यूएस डॉलर में कर लेंगे। तो बट उससे उस नेगोशिएशन से उनको क्या फायदा हुआ? उनको ये फायदा हुआ कि यूएस ने बोला कि ठीक है, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। तो यूएस और उनके संग एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, जिसके अंडर सऊदी अरेबिया कोई भी ऑयल अगर बेचेगा तो वो यूएस डॉलर में बेचेगा। अभी उनके बीच में टसल चल रहा है, तो वो चाहते हैं इसको चेंज कर लें। बट उस समय से चूंकि आपको जो भी आप ट्रेड करोगे तो आप यूएस डॉलर में करते थे, तो ऑयल सबसे बड़ा जरूरत का चीज था उस समय, तो ऑयल लोग खरीदते थे यूएस डॉलर में। अब होता क्या है कि लोग अकाउंटिंग सिस्टम जब बनाते हैं, करेंसी सिस्टम जब बनाते हैं, तो उसमें कुछ लोग सिंक रखना चाहते हैं। और सारे कंट्रीज को ऑयल की जरूरत तो थी, क्योंकि हो सकता है आपको कंप्यूटर की जरूरत ना हो, और उस समय तो ऐसे भी नहीं थी। लेकिन अगर आपको ऑयल तो खरीदना है, ऑयल खरीदने के लिए आपका रिजर्व बैंक क्या करेगा, आपकी कंट्री का रिजर्व बैंक क्या करेगा कि उसको, ठीक है, डॉलर खरीद के वो रखेगा। वो डॉलर खरीदने के लिए क्या करेगा, अपनी करेंसी को पे करेगा। जब अपनी करेंसी को आप पे करते हो डॉलर खरीदने के लिए, और अपने डॉलर रिजर्व को आप क्रिएट करते हो, उस समय आपने अपनी करेंसी को बेचा। जब आप बेचते हैं, कोई भी चीज आप बेचते हैं, तो आपको नीचे के दाम पे बेचना पड़ता है। एंड जब आप खरीदते हो तो उसके ऊपर के प्राइस को हिट करना पड़ता है, जिसको हम बिड आस्क स्प्रेड बोलते हैं। तो जब हम कुछ चीज बेचते हैं तो हमें नीचे के प्राइस पे हिट करना पड़ता है, क्योंकि बायर हमेशा क्या करता है कि एक प्राइस लगा देता है कि हमको इतना में चाहिए, तो आप बेचोगे तो नीचे के लेवल पे बेचोगे, एंड जब खरीदने जा रहे हो तो ऊपर के लेवल पे खरीद रहे हो। तो यही चीज के कारण क्या हो गया कि दिन पर दिन लोगों में ये कंसेप्ट आ गया कि बार बार हम खरीदने जाएंगे तो हमें पैसे फंसते रहेंगे हमारे, बार बार हमें हायर रेट पे खरीदना पड़ेगा। इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, हम रिजर्व्स होल्ड करेंगे। हम होल्ड करने लगेंगे तो क्या होगा कि हमें बार बार उसके फ्लक्चुएशन के लिए नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया कंसेप्ट कि हम रिजर्व्स रखते क्यों हैं। अब इस रिजर्व्स का डेवलपमेंट होता कैसे है, मतलब रिजर्व्स कंट्री में बढ़ता क्यों रहता है या घटता क्यों रहता है? क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व गिरते जा रहा है। तो फॉरेक्स रिजर्व हम रखते क्यों हैं, ये हमने बता दिया कि हमने कुछ भी खरीदना है, मान लीजिए ऑयल खरीदना है, ये मैं हिस्टोरिकल बता रहा हूँ 50 साल पहले का। आज के डेट में कंप्यूटर्स खरीदने हैं, इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, चिप्स खरीदने हैं, ये सब के लिए आपको चिप्स, मतलब वो खाने वाला चिप्स नहीं, मतलब मोबाइल का चिप हो गया, आपका लैपटॉप का चिप हो गया, कार के चिप्स हो गए, वो सब खरीदना है, आपको फॉरेक्स रिजर्व में पेमेंट करना पड़ता है। इसलिए आपके पास फॉरेक्स रिजर्व होना जरूरी है। अब ये फॉरेक्स रिजर्व घटता और बढ़ता क्यों है, ये मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, फॉरेक्स रिजर्व कंट्री में, एक कंट्री, कोई भी कंट्री एक इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है। आज एज ए कंट्री इंडिया इंपोर्ट क्या करता है, ऑयल इंपोर्ट करता है, कुछ खाने की चीजें इंपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता है, एप्पल के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, कार्स वगैरह इंपोर्ट करता है। मतलब जितनी लग्जरी कारें इंडिया में नहीं बनती है, सब बाहर से इंपोर्ट होकर आती हैं, इसीलिए उसका दाम बहुत महंगा होता है। तो ये सब हम इंपोर्ट करते हैं। अब ये जो हम इंपोर्ट करते हैं, ये जब हम खरीद रहे हैं तो हमें पैसे देने पड़ते हैं फॉरेन करेंसी में। हो सकता है आपका ट्रांजेक्शन यूरो में भी हो सकता है, हो सकता है आपका यूएस डॉलर में भी हो सकता है। जल्दी लोग प्रेफर करते हैं यूएस डॉलर, बिकॉज वो हिस्टोरिकली रिजर्व करेंसी बनी हुई है, तो आज तक वो ड्रैग होके चली जा रही है। आगे वो रहेगा कि नहीं रहेगा रिजर्व करेंसी, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को। लेकिन ये ऐसा ही चल रहा है। ठीक है। तो आपने इंपोर्ट जब करना है तो आपने ये सब के लिए पैसा दिया। अब
आज के डेट में एक्सपोर्ट से हमें पैसे मिलते हैं। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इंडिया एज ए कंट्री क्या एक्सपोर्ट करता है? आपके इंडिया में इन्फी, टीसीएस, विप्रो, ठीक है, एचसीएल टेक्नोलॉजी, जितनी आईटी कंपनीज है सब अपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज को, मतलब इंडिया सर्विसेज का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है। सर्विसेज को इंडिया एक्सपोर्ट करता है, कहाँ पे एक्सपोर्ट करता है? यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, ये सब कंट्रीज में इंडिया एक्सपोर्ट करता है। जब ये एक्सपोर्ट करते हैं अपने सर्विसेज को, मतलब वहाँ पे कोई बोला कि मेरा ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर दो, तो इन्फोसिस ने बोला हम कर देंगे, फिर वो उसको डॉलर में पेमेंट करते हैं। तो ये हमारा इम्पोर्ट, ये हमारा हम सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका पैसा हमको आ रहा है। प्लस कुछ बड़ी कंपनीज हैं जैसे इंडियन ऑयल हो गई। इंडियन ऑयल तो सिर्फ इंडियन कंजम्पशन के लिए है और कुछ नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में बेचता है। बट रिलायंस क्या करता है? रिलायंस तो मतलब रशिया से भी जो आज के डेट में ऑयल आ रहा है, रिलायंस उसको खरीदता है, रिलायंस उस ऑयल को रिफाइन करता है एंड उस रिफाइंड ऑयल को यूरोप में एंड यूएस में भेज रहा है। जो लोग इतना क्रिप कर रहे हैं ना कि नहीं आप रशिया से ऑयल मत खरीदो, वो खुद वही रिलायंस से वो रशिया का ऑयल जो रिफाइन हो जा रहा है इंडिया में, उस इंडिया से वही ऑयल को वो खरीद रहा है यूरोप और यूएस के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ पे। तो ये जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमने एक चीज़ खरीद के लाया तो उसके लिए हमने करेंसी पे किया और हम फिर खरीद के लेके आगे बेच रहे हैं, तो वो हमारा एक्सपोर्ट हो गया। तो ये जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का डिफरेंस होता है, इसको हम ट्रेड बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। इंडिया में अभी ये कंटिन्यूस बेसिस पे नेगेटिव चल रहा है। नेगेटिव क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। ये कंटिन्यूस बेसिस पे इंडिया में चलता है। तो इसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं या फिर ट्रेड बैलेंस बोलते हैं, इसको आप जिस नाम से बोलो। इंडिया का ट्रेड बैलेंस हमेशा नेगेटिव है। तो हम हर मंथ ऑन ए नेट बेसिस कुछ एक्स्ट्रा हमें फॉरेक्स रिजर्व पे करना ही पड़ रहा है। तो क्यों? क्योंकि हमारा अभी आज के डेट में हमारा अभी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, सॉरी इंपोर्ट ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा खरीदना पड़ रहा है। तो हर मंथ हम कुछ ना कुछ करके हम अपने फॉरेक्स रिजर्व को कम कर रहे हैं। तो हर वीकली लेवल पे जब फॉरेक्स का नंबर आता है तो 2-2.5 बिलियन हमारा कम हो जाता है फॉरेक्स रिजर्व। वो कम क्यों होता है? क्योंकि हम क्वार्टर में 30 बिलियन का डेफिसिट में बैठे हुए हैं फॉरेक्स रिजर्व के, एंड 2.5 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व हर वीक हमारा एक्स्ट्रा पे आउट हो रहा है। इसीलिए हम फॉरेक्स रिजर्व में दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं। तो अब कंसेप्ट ये आता है कि ये गिरने को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अगर हम एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। जैसे चाइना का फॉरेक्स रिजर्व सबसे ज़्यादा है, 3 ट्रिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है उनका। हम अभी 500 बिलियन पे बैठे हुए हैं, हमसे वो 6 गुना ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व में है। चाइना का जो नियरेस्ट कोई है तो 1 ट्रिलियन पे बैठा हुआ है जापान, ठीक है। इंडिया 6th 7th रैंक 8th रैंक इस रैंक में ही चलता है। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व ये जो गिर रहा है, इसका गिरने का पेस जैसा मैंने आपको बताया कि 2.5 बिलियन हम हर वीक गिरने लग रहे हैं। किसी वीक में हम बढ़ भी जाते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं, डिपेंडिंग कि हम कितना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में हम एटलीस्ट 30 बिलियन के डेफिसिट पे थे। इसको इंप्रूव किया जा सकता है क्या? देखिए, आपसे और मेरे से ज़्यादा समझदार लोग बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के पास, वो कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट, कभी कभी आपने सुना होगा कि ऑयल के अगेंस्ट कुछ और लेने की बात हो रही है, मतलब कि वो हमारे यहाँ से गेहूं ले लेंगे और हम उनके यहाँ से ऑयल ले लेंगे, या इस तरीके से लोग ट्रेड डील्स करते हैं। तो उससे क्या होता है, आप फॉरेक्स करेंसी में पे नहीं कर रहे हो तो आपका फॉरेक्स रिजर्व कम नहीं होता है। प्लस इंडिया का जो बीच में फॉरेक्स रिजर्व बहुत बढ़ गया था, वो इसलिए बढ़ा था क्योंकि ऑयल की उस समय इंपोर्ट कम हो रहे थे जबकि हमारा कोविड लॉकडाउन था। एंड जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज वाली कंपनी है हमारी, वो बहुत ज़्यादा सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रही थी। अभी यूएस में चूंकि रिसेशन आ रहा है तो वहाँ से रेवेन्यू आना थोड़ा सा कम हो गया है, इसलिए हमारा क्या है, सर्विसेज थोड़ा सा अभी डिप जा रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व में जो डेफिसिट है वो कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है। अब इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे कैसे पड़ता है? देखिए, पहला चीज, अगर फॉरेक्स रिजर्व हमारा डिक्रीज कर रहा है तो हमारा करेंसी इन्फ्लेट करता है। तो हमारा करेंसी जैसे 72 पे जनवरी में था, आज हम 82 पे बैठे हुए हैं। ये हुआ क्यों? लोग कहेंगे कि मतलब जो निर्मला जी ने कहा कि डॉलर इज नॉट स्लाइडिंग, सॉरी रुपी इज नॉट स्लाइडिंग, डॉलर इज अप्रिशिएटिंग। भाई वो कान आप ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, अंतर तो कान ही तो पकड़ रहे हो ना। वही वाला चीज़ है कि होता क्या है कि डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, हमारा करेंसी का रिजर्व गिरते जा रहा है, तो डबल इफेक्ट है। इसके कारण गिरते गिरते हम 72 से 82 पे हम आ गए। अब 82 पे हम आ गए, जैसे जैसे फॉरेक्स रिजर्व और गिरेगा आपकी करेंसी और वीक होती जाएगी। चाइना में स्ट्रेंथन क्यों रहता है उनका करेंसी? क्योंकि उनका फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रांग है। श्रीलंका का मतलब करेंसी का वैल्यू इतना क्यों गिर गया? उनका फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट करता गया। तो जिस जिस करेंसी का
आपका फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट करेगा, आपका उस करेंसी का रेट बढ़ते जाएगा अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो ये कॉमन है। अगर यूएस डॉलर का रेट बढ़ता है ना, जब यूएस डॉलर का रेट बढ़ता है तो इंस्टीट्यूशंस को लगता है कि इतना हाई डॉलर रेट पे अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, बेच के निकलने की कोशिश करते हैं। तो वो जब बेच के निकलने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है, स्टॉक मार्केट ऊपर बढ़ना रुक जाता है। गिरेगा कि नहीं गिरेगा पता नहीं, लेकिन ऊपर बढ़ना रुक जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमें समझ की रखनी चाहिए। तो स्टॉक मार्केट पे फॉरेक्स इंडिया का बढ़ता है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और फॉरेक्स इंडिया का गिरता है, मतलब फॉरेक्स रिजर्व अगर हमारा गिरता है तो हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो ये हुआ आपका कंक्लूडिंग लाइन। होपफुली सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।